दोस्तों, हाजिर हूँ फिर एक नई कहानी लेकर। सड़क किनारे एक शव रखा था। वह फटी हुई चादर से ढका था। वहीं सड़क पर एक बुजुर्ग महिला आते जाते लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। कुछ लोग दया खाकर पैसे उसके हाथ में रख के चले जाते थे, तो कुछ अनदेखा भी कर देते थे। एक कार आती देखकर बूढ़ी महिला दौड़ पड़ी। भैया मेरी मदद करो, भैया मेरी मदद करो। गाड़ी रुक गई। उसमें जो पति पत्नी बैठे थे बाहर निकले। वह सेठ रामदीन थे। उनके साथ उनकी पत्नी गिरजा देवी थी। वह दोनों उन महिला को देखकर चौंक गए, क्योंकि वो उनकी समधिन थी। रामदीन बोले, बहन जी आप यहाँ इस हालत में? फिर लाश की तरफ देखकर बोले, और ये भाई साहब को क्या हो गया? अब बुजुर्ग महिला फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर भीड़ लग गई। बड़ी मुश्किल से रामदीन ने उसे चुप कराया। फिर पूछा, आप अंकित के घर पे क्यों नहीं गईं? क्या उसे पता नहीं? महिला ने कहा, दवा के लिए पैसे मांगने गई थी, तब उसने मुझे भगा दिया था। उसको और उसकी पत्नी को मुझसे बदबू आती है। कह रहा था यहाँ से भाग जाओ और हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो। रामदीन ने हकीकत जानने के लिए अंकित को फ़ोन लगाया, जो उसका दामाद था। पर उसने बात बीच में ही काट कर कहा, पापा आप अपने बारे में बताइए, मेरे माँ बाप के चक्कर में ना पड़िए। मेरा उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। फिर उसने फ़ोन काट दिया। अब उनकी समझ में आ गया कि ऐसा बेटा किसी को कंधा ना दे तो ही अच्छा है। उन्होंने तुरंत अपने दोनों बेटों को बुलाया, शव की अंत्येष्टि की तैयारी करने को कहा। शमशान में रामदीन ने स्वयं अपने हाथों से उनका देह संस्कार किया और जलती चिता के सामने बोले, आपकी पत्नी को मैं बहन बनाकर रखूँगा। आज से समधी और समधन का रिश्ता तोड़ता हूँ। आपकी पत्नी मालती जी को कभी दुख नहीं होने दूंगा और मालती जी को अपने घर ले आए। क्रियाकर्म विधि पूर्वक किया गया। कार्य हो जाने पर रामदीन और उनकी पत्नी को मालती जी की आप बीती जानने की इच्छा हुई। पहले तो मालती जी सोच में पड़ गईं, किंतु उन लोगों ने इतनी इज्जत और प्यार दिया था, वह उन्हें ना कर सकीं और बताना शुरू किया। हमने अंकित को अपने खून पसीने से सींचा था। मेरे पति एक अच्छे राजमिस्त्री थे। मैं उन्हीं के साथ रहकर ईंटे गारे का काम करती थी। अंकित को पढ़ाने का हम दोनों का सपना था। अंकित का पढ़ने में भी मन लगता था। वह गांव के लड़कों के साथ नहीं खेलता था। पढ़ाई करने के बाद मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाता था। हम दोनों उसे देखकर फूले न समाते थे। धीरे धीरे समय के साथ अब आगे की पढ़ाई के लिए उसने शहर जाने की इच्छा जताई, क्योंकि गांव में आगे की पढ़ाई के लिए कोई कॉलेज नहीं था। हम लोगों ने उसे खुशी खुशी शहर भेज दिया। अब शहर में कॉलेज का खर्च और रहने का खर्च बहुत बढ़ गया, जिसके कारण हम लोगों को महाजन के पास अपना घर गिरवी रखना पड़ा। और सारे रुपए अंकित लेकर बोला, अम्मा बाबा आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी मेरी नौकरी लग जाएगी, जिससे हम मकान छुड़ा लेंगे। साल भर बाद फिर अंकित ने आकर पैसे मांगे। तब हमने पड़ोसियों से कर्जा लेकर उसे दिया। हम दोनों एक टाइम खाना खाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा चुकाने में लगे रहते थे। धीरे धीरे पड़ोसियों का कर्जा तो हमने पाट दिया, पर महाजन का कर्जा हम नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि वह रकम 5 लाख की थी, जो हम दोनों के बस की बात नहीं थी। एक दिन अंकित घर आया। उसे सूट बूट में देख हम लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब हम दोनों ने सोचा, अब हमारे दुख के दिन ख़त्म हो गए हैं, और भगवान का धन्यवाद किया। कुछ घंटे बिना बीते थे, अंकित ने हम लोगों को साथ चलने को कहा। फिर उसने अपनी शादी की बात बताई। बोला, पैसे वाले घर की लड़की है, बहुत सुंदर है, आप लोग जल्दी से तैयारी कर लें। फिर हम लोग उसके साथ शहर आ गए। शादी में शामिल हो गए। बहू को देखकर हम लोग बहुत खुश हुए। बहू ने हमें साफ साफ पहले ही दिन बता दिया, मैं घर का काम नहीं करूँगी, मुझे काम करने की आदत नहीं है। आप लोग जितने भी दिन यहाँ रहेंगे, आप लोगों को घर का काम करना पड़ेगा। ये सुनकर हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई।
हमारे पास कहने को शब्द ही ना रहे। दूसरे ही दिन हम लोगों ने गांव जाने का निर्णय लिया और अंकित से महाजन के पैसों की बात की, लेकिन आज उसका रूप ही बदला था। वह बोला, कैसा महाजन? मैं नहीं जानता। मैं कहाँ से दूँ? न मुझे वहाँ रहना है, न आपके पोस्तानी मकान से मुझे कोई मतलब है। हम लोगों के हाथ पर 1000 रुपये देकर बोला, देखो मेरी पत्नी तुम लोगों के पास नहीं रहना चाहती है, अब अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लो। इतना कहकर अंकित ऑफिस चला गया। हम लोग देखते ही रह गए। जैसे तैसे गांव पहुँचे। वहाँ क्या देखते हैं कि ताला तोड़कर महाजन ने कब्जा कर लिया है। हमारा सामान बाहर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। हमारे ऊपर तो गाज ही गिर गई। एक दिन हमने पेड़ के नीचे बिताया जहाँ सामान पड़ा था। फिर हम शहर लौटे। यहाँ हम दोनों फुटपाथ पर रहने लगे और काम की तलाश करने लगे। बड़ी मेहनत के बाद हमको एक ठेकेदार का पता चला। तुरंत ठेकेदार से मिले। हमें आसानी से काम मिल गया और हम लोग उन मज़दूरों की तरह से अपने लिए ईंटों से चारों तरफ झोपड़ी की दीवार बनाकर उसी में रहने लगे। एक दिन अंकित ऑफिस के किसी ऑफिसर के साथ साइट पर आया। जिस व्यक्ति के साथ वह आया था, यह अपार्टमेंट उसी का बन रहा था। अंकित की नज़र जब हम लोगों पर पड़ी, वह चौंक कर दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हो गया। मौका मिलते ही अपने पिता को किनारे पर ले जाकर कहा, यहीं मरने को मिला था और कहीं काम नहीं ढूंढ सकते थे? उसकी यह बात उसके पिता के दिल पर बैठ गई। उस दिन रात होने पर बिना खाए आंखें बंद करके चुपचाप लेट गए। सुबह मैंने ज़बरदस्ती एक रोटी और चाय दी। वही खाकर हम लोग काम पर चले गए। तीसरी मंजिल की दीवार उठा रहे थे, तब एकाएक बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई। सारे मज़दूर इकट्ठा हो गए। मैंने वहाँ जाके देखा, अंकित के बाबा खून से लथपथ पड़े हैं। ठेकेदार ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई, अस्पताल ले गए और वहाँ डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी में चोट बताया। ठेकेदार ने मुझे कुछ पैसे दिए और चला गया। इन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। जब तक दवाई के पैसे मेरे पास थे तब तक मैंने किया। जब पैसे सारे ख़त्म हो गए, मैं अंकित के घर गई। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, अंकित ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही बोला, क्या बात है? जब मैंने कह दिया तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तब भी मुंह उठाए चली जाती हो? और बहू भी आकर खड़ी हो गई। बोली, देखो कितनी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है दवाइयों से नहा कर आई है। चलिए जी, मेरे तो पलटी हो जाएगी। उन लोगों ने मेरी एक न सुनी, दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। अब थक हार कर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दवाई मंगा रहे थे, ऑपरेशन करने को कह रहे थे। डॉक्टर साहब बोले, हमें डॉक्टरों को बाहर से बुलाना पड़ेगा, इसलिए 10,000 रुपये काउंटर पर जमा कर दो। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। बोली, डॉक्टर साहब मेरा कोई नहीं है। डॉक्टर साहब बोले, माता जी आपके जैसे यहाँ ना जाने कितने लोग आते हैं, हम किस किस की मदद करेंगे। वार्ड बॉय से कहकर अस्पताल के पीछे कूड़े घर के पास मेरे पति को फेंकवा दिया। वह वहाँ पड़े पड़े 3 दिन तड़पे। मैं उनको देखती रहती, कुछ ना कर पाती थी। अंत में भगवान ने उनकी सुन ली और हमेशा के लिए उन्हें दर्द से मुक्त कर दिया। इतना कहकर मालती जी फूट फूट कर रो पड़ी और रामदीन ही नहीं, उनका पूरा परिवार रोया। रामदीन बोले, बहन आपका भाई जिंदा है, कभी आपको कांटा गाड़ने नहीं दूंगा। तभी बड़ी बहू बोली, बुआ जी लिट्टी कैसे बनाऊं, चलिए रसोई में, मुझे सिखाइए। उनको वहाँ से रसोई में ले गई। रामदीन जी और उनकी पत्नी को अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर दिन बीतने लगे। रामदीन की दोनों बहुएं उनका ख्याल बिल्कुल बेटियों की तरह रखती थीं। बेटे भी कम नहीं थे। ये सबसे पहले सुबह उनके पैर छूते, बाद में अपने माता पिता के। अब मालती जी को ये परिवार अपना लगने लगा। तभी एक दिन उनके दरवाजे पर गाड़ी रुकी। गाड़ी की आवाज़ सुन के रामदीन ने छोटी बहू को मालती जी को अपने कमरे में ले जाने को कहा। फिर जाकर दरवाज़ा खोला और अंदर आ गए। वंतिका और अंकित हाल में बैठ गए। कुछ देर बाद वंतिका माँ के रूम में जाने लगी। तभी बड़े भाई ने कहा, रुको, तुम्हें किसी के कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ यहीं आ रही हैं।
तभी वंतिका की मम्मी अपने कमरे से निकली और बोली, यहाँ कैसे आना हुआ वंतिका? वंतिका चौंक कर बोली, मम्मी कैसी बात कर रही हो? कितने दिनों बाद आई हूँ, लगता है आप लोगों को मेरे आने की खुशी नहीं हुई। तभी रामदीन जी बोले, काम बताओ, यहाँ क्यों आना हुआ? वंतिका बोली, पापा ये मेरा घर है, मैं तो कभी भी आ सकती हूँ। रामदीन जी बोले, नहीं, ये मेरे बेटों बहुओं का घर है। अंकित बोला, क्या कह रहे हैं पापा? अपने जीते जी आपने मकान भाई लोगों के नाम कर दिया क्या? रामदीन जी को गुस्से की सीमा ना रही। बोले, तुम हमारे घर के बीच में बोलने वाले कौन होते हो? जो अपने माता पिता का ना हुआ वह किसका होगा? आज के बाद तुम दोनों इस दरवाजे पर भूल कर भी ना आना। भगवान ना करे किसी को तुम दोनों जैसी औलाद हो, जिन्हें माता पिता से बदबू आती है। अरे मुझे तो तुम लोगों से बदबू आ रही है। तुम लोगों के आने से घर का वातावरण कितना ख़राब हो गया है। दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो। इतना सुनते ही दोनों सिर झुकाकर बाहर निकल गए। कुछ महीनों बाद मालती जी बोली, भैया मैं सोच रही हूँ मैं काशी में भगवान का भजन करूँ, अपना अंतिम समय वहीं बिताऊँ। रामदीन जी बोले, आप नहीं, आपके साथ हम भी सफ़र करेंगे। दूसरे ही दिन की फ़्लाइट बुक हो गई। तीनों घर से विदा लेकर काशी पहुँच गए, जहाँ हर वक्त भगवान का भजन और कीर्तन करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल पे और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ पड़ी हुई हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली मनोरंजक कहानी में।